किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। नमस्कार। चौपाल देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष यानी कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सहकार सदस्यता अभियान 2025 के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में कार्यक्रम में मौजूद हैं भूमाराम जी। आप अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं, साथ ही साथ आप नोडल अधिकारी हैं सहकारिता विभाग राजस्थान से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते किसान भाइयों, सभी को राम राम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सहकार सदस्यता अभियान 2025 क्या है? देखिए, हमारे पूरे देश की जो आबादी है 140 करोड़ है और करीब 29 करोड़ लोग हैं वो हमारे सहकारिता विभाग से जुड़े हुए हैं, सहकारिता समितियों से जुड़े हुए हैं। अब राज्य सरकार की ये मंशा है कि सहकारिता से हर किसान जुड़े। अभी हम बात करें तो हमारा हर छठा व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे पूरे राज्य में 42,000 सहकारी समितियाँ हैं। तो रूट लेवल पे जो किसान एक पिछले से पिछले दूर बैठा हुआ है, जिसको सहकारिता का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो सरकार की ये मंशा है कि सहकारिता के माध्यम से वो जुड़े। और उसमें चूँकि हमें 5 कार्य दिए थे, जिसमें महिलाओं और युवाओं को सबसे ज़्यादा जोड़ा जाना है। पहला कार्य ये था कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ पे ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ नहीं हैं, उन ग्राम पंचायतें, अभी हमारे 2173 ग्राम पंचायतें बची हुई हैं जहाँ पे हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ नहीं हैं, तो वहाँ पे सर्वे करा करके और नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनानी है। एक काम तो ये था। दूसरा काम ये था कि ऐसी हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हैं जिनके पास में भूमि नहीं है, तो उनका चिन्हीकरण करके जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए उनको आवंटन करवाने का कार्य था। और तीसरा कार्य जो था वो हमारे नया सहकारिता कोड जो है राज्य सरकार लाने जा रही है, उस कोड की समस्त किसान भाइयों को और हमारे व्यवस्थापकों को, साथ में हमारे इस प्रबंध संचालक जो समिति हैं उनको जानकारी देना। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, उनको सदस्य, अभी चूँकि सदस्य बनाना है, अभी उनके हमने आवेदन लिए हैं। और राज्य सरकार ने जैसे 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसकी उद्घाटना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से की गई थी, 2 अक्टूबर से लेकर और 15 अक्टूबर तक हमें इस अभियान को चलाया। हमारे सहकारी विभाग के अधिकारी, इंस्पेक्टर, साथ साथ में NGOs और हमारी जो आजीविका, साथ में महिला ग्रामीण विकास विभाग, साथ में स्काउट गाइड के जो कर्मठ कार्मिक हैं, उनको सबको जोड़ते हुए, और हमने बहुत कम समय में 9 लाख के आसपास जो है हमने सदस्यता ग्रहण करवा दी है। एक तरह से चूँकि
सदस्यता आवेदन लिए हैं और जैसे संचालक मंडल की बैठक होगी उसमें विधिवत रूप से उनको सदस्यता दे दी जाएगी। तो एक तरह से कैंपेन था, बाद में इसको 22 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। तो 22 अक्टूबर तक, क्योंकि सदस्यता कभी रोकी नहीं जा सकती, अभी भी कैरी ऑन है, कोई भी सदस्य बनना चाहे तो बन सकता है। जी सर, समितियों का जैसे कि आपने जिक्र किया, जानना चाहेंगे आपसे कि समिति का गठन किस प्रकार से किया जाता है, और सदस्यता की आपने बात करी तो साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कि सदस्य बनने के लिए किस प्रकार से कौन कौन सी योग्यता है। मैम, जो ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, जहाँ पर हमारी ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, उनके लिए मूलतः 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला तो हमारे उसमें 150 मेंबर होना चाहिए और 1.5 लाख शेयर कैपिटल होनी चाहिए। ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब इसको राज्य सरकार ने कम कर दिया, मतलब इसको और भी एक तरह से सिंप्लीफाइड कर दिया ताकि ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो सके। इतने लोग वहाँ पे प्राथमिक रूप से मेंबर होना चाहिए। और शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि 15 व्यक्ति एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DR उप रजिस्ट्रार बैठे होते हैं, उनको वो एप्लीकेशन दें, फिर उनका हमारे जो निरीक्षक हैं उनको हमने लक्ष्य आवंटित कर रखे हैं, उनको कार्य आवंटित है, क्षेत्र आवंटित है, तो वो वहाँ सर्वे करेंगे। सर्वे करने के पश्चात जो है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, 4 ऑफिसर्स होते हैं, उसमें DR है, साथ में हमारे MD है, CO जिला परिषद है और जिला कलेक्टर अध्यक्ष हैं। उसका पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात वो विभाग को प्रेषित कर देते हैं। विभाग उसका स्क्रूटनाइज करते हुए और समीक्षा करते हुए उसकी स्वीकृति जारी कर देते हैं। फिर वो वापस हमारे MD के पास जाती है। MD जो है वो 6 महीने के अंदर समय, उसमें 6 महीने का दिया हुआ एक प्रस्तावित बोर्ड का गठन करवाते हैं, आम सभा करवाते हैं। आम सभा में उसमें अध्यक्ष नॉमिनेटेड हो जाता है। फिर जैसे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति फॉर्म में आ जाती है और फिर उसको केंद्रीय सहकारी बैंक की सदस्यता दे देते हैं। सदस्यता दिए जाने के पश्चात उसमें विधिवत रूप से ऋण वितरण का कार्य चालू हो जाता है। एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें मेंबर की जो योग्यता आप बता रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो ऐसा किसान जिसके पास में भूमि है, क्योंकि इसमें 3 टाइप के सदस्य होते हैं, ए, बै और सैट। जिसके पास भूमि है तो भूमि धारक जो है इसमें मेंबर बन सकता है, और ऐसा सदस्य जिसके पास भूमि नहीं है वो भी इसमें मेंबर बन सकता है, बट उसको ऋण लेने में जो है ST लोन, शॉर्ट टर्म लोन जिसे कहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। बाकी वो वोट देने का उसको अधिकार होगा जी। तो अभी महिलाओं को और युवाओं को इसमें मेंबरशिप के लिए हमने ज़्यादा फोकस किया है। अब जैसे महिलाएं जो है वो क्या फ़ायदा ले पाएंगी, तो हमारी उसकी योजनाएं हैं, युवाओं के लिए अलग योजनाएं हैं, तो उनका वो फ़ायदा लेकर के मेंबर बन सकते हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि सदस्य बनने के बाद में सदस्यों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। हाँ, ये एक तरह से किसान भाई के दिमाग में भी होगा, एक गांव के व्यक्ति को भी मेंबर तो मैं बन जाऊं, लेकिन मेरे को फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा सबसे महत्वपूर्ण तो जैसे मैंने बताया कि जिसके पास भूमि है, तो भूमि तो हमारे जो अल्पकालीन फसली ऋण जो है उसका फ़ायदा ले सकता हो। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें होती है। प्रतिवर्ष राज्य सरकार बजट घोषणा करती है, जैसे इस साल 25,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हम करेंगे। तो पहला तो ST लोन का होगा, साथ साथ दूसरा जैसे हमारी KKY किसान कल्याण योजना है, KMY कृषक मित्र योजना है, साथ में हमारी महिलाओं के लिए जो हमारी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऋण योजना है, और JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप योजना है, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में जैसे युवाओं की यदि बात करते हैं तो उनको स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। और अभी राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए पशुपालक क्रेडिट कार्ड जो योजना है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, उसकी 1 लाख तक क्योंकि ब्याज मुक्त ऋण वो ले सकते हैं। तो काफ़ी योजनाएं हैं, तो उसमें जुड़ के किसान भाइयों को, युवाओं को और महिलाओं को इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे कई बार ग्रामीण क्षेत्र में मेंबर बनाने के बाद में उनको उस योजनाओं का फ़ायदा पूरा नहीं मिल पाता, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी किसान भाई को 5,000 का लोन मिला, तो वो उसकी भूमि पर उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसी किसान के पास में 10 बीघा है, किसी किसान के पास में 2 बीघा है, तो नेचुरल उसकी MCL जिसे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, वो MCL के अकॉर्डिंग और साथ में बैंक के पास में फंड की उपलब्धता के अनुसार ही उनको ऋण देते हैं। नई समिति जो बनती है उसमें कई बार 10,000 से भी शुरू कर देते हैं, कई 25,000 से भी शुरू कर देते हैं, जहाँ बैंक में फंड उपलब्ध है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों, आपको अपना खाता जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंकों में खुलाना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे आपके बैंक सुदृढ़ बनेगा, उसमें आपकी डिपॉजिट होगी तो डिपॉजिट के अकॉर्डिंग आपके लक्ष्य ज़्यादा होंगे। जैसे मैं दूसरे राज्यों की बात करता हूँ, तमिलनाडु में 75,000 करोड़ डिपॉजिट है, हमारे राजस्थान में करीब 14,000 करोड़ ही
डिपॉजिट है। हमारे अपेक्स बैंक में करीब 3500 करोड़ के आसपास ही डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट तब यदि अच्छी डिपॉजिट होगी तो हम काफ़ी किसानों को कवर कर पाएंगे। तो आपके खाता हमारे केंद्रीय सहकारी बैंकों में हो, आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऋण मिल पाएगा। बिल्कुल। अभी आपने बताया है कि किसान को के पास जैसी भूमि होगी उसको उसी आधार पर ऋण दिया जाएगा। फिर आपने बताया कि अल्पकालीन ऋण की भी व्यवस्था है सुविधाओं में, सदस्य की सुविधाओं में। जानना चाहेंगे आपसे कि अल्पकालीन ऋण लेने के लिए किसान को क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज उसमें लगते हैं? उसमें जैसे किसी किसान भाई को ऋण लेना है तो सबसे पहले अपने भूमि की जमाबंदी, गिरदावरी, खसरा गिरदावरी, साथ में उसका आधार, ये लेकर के किसी भी ई मित्र पे या हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति पे वो चला जाएगा। जैसे वो वहाँ जाता है तो उसका वहाँ एक बायोमेट्रिक आधार पर, आधार आधारित प्रमाणित आधार के पर उस पर उसका जैसे ही आधार के आधार उसका पूरा रिकॉर्ड फेच हो जाएगा, उसका पूरी ज़मीन का। और जैसे उसका पूरा रिकॉर्ड फेच हो गया उसके बाद में वो जो एप्लीकेशन है वो हमारे ब्रांच व्यवस्थापक से ब्रांच मैनेजर के पास ली जाती है। व्यवस्थापक इससे पहले व्यवस्थापक जो है एक क्रेडिट लिमिट जो बनाता है उस जिससे मैंने जिक्र किया MCML मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, इसकी एक प्रक्रिया होती है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक होती है जिसमें DLC आपके DLTC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। वो कमेटी हर पैदावार का, जैसे आपके ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, इसका हर वर्ष जो है ये तय करती है इसमें इतनी लागत आएगी। तो किसान ने जैसे उसमें उपज करी दर्शाई आपकी गिरदावरी में कि उसने चना बोया है या फिर कोई महंगी पैदावार करी है तो उसके अनुसार उसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बन जाएगी। वो जैसे हमारे व्यवस्थापक के ID से हमारे ब्रांच मैनेजर के पास ली जाएगी MCL सैंक्शन होने के लिए, और फिर ब्रांच मैनेजर से MD के पास ले जाएगी, वहाँ से सैंक्शन होकर के वापस हमारे व्यवस्थापक के पास आ जाएगी। तो उसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बन गई। अब उसको आवेदन चूँकि किया जाना है तो आवेदन एक तरह से वो हम आवेदन भी कह सकते हैं। तो जैसे उसको ऋण मिलता है खरीफ और रबी का, तो खरीफ जो चूँकि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल से आपके अगस्त तक हमारे जो टारगेट होते हैं वो टारगेट के तहत उसको ऋण की उपलब्धता जैसे जिसके पास फंड उपलब्ध हो, क्योंकि केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास फंड की कई बार जो है वो कमी होने के कारण से वो उतना ऋण नहीं दे पाते, तो ऐसे उसको ऋण मिल सकता है। तो मूलतः उसके पास में आधार हो गया, जन आधार हो गया और हमारी जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, ये मुख्यतः उसके कागजात होने चाहिए। ये तो सर हमने बात करी कि ऋण लेने की व्यवस्था इस प्रकार से है, ये योग्यता है, ये दस्तावेज है। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो ये है कि उसके पास आधार होना चाहिए, जन आधार होना चाहिए। अगर कोई किसान ऋण लेने के बाद में समय पर ऋण नहीं चुका पाता है तो उसके क्या क्या नुकसान है, और जो समय पे ऋण चुकाता है उसके क्या फायदे हैं? क्योंकि हमारे किसान साथी चाहते हैं कि अगर वो समय पे उनकी बहुत अच्छी मतलब पोजीशन रहती है तो उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए मैम, किसान भाइयों को ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने समय पर ऋण लिया, मतलब जैसे आपने खरीफ का ऋण लिया आपकी 1 अप्रैल से लेकर के और आपके अगस्त तक, उसका चूँकि इसको अल्पकालिक ऋण भी बोलते हैं, उसको आपको 12 महीने में मतलब चुकाना होता है। जैसे मान लिया आपने 1 जून को लिया तो वो 12 महीने जैसे उससे पहले आपको चुकाना होता है। यदि समय पे आप चुका देते हैं तो वो फिर आपको रबी में वापस मिल जाएगा। यदि आप समय पर नहीं चुकाएंगे तो 7% तो चूँकि ब्याज लगता है इस पर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की घोषणा के अकॉर्डिंग इसको 0% किया हुआ है। उसमें केंद्र और राज्य अलग अलग वहन करते हैं। उसमें ब्याज जो है वो केंद्र भी, राज्य सरकार भी 4% जो है ब्याज अनुदान देती है। तो वो चूँकि 7% पर बैठता है वो ओवरऑल ऋण, तो वो 7% तो वो 2% दंडनीय ब्याज, ऐसे करके 9% जो है वो ब्याज किसान भाई को चुकाना पड़ेगा। साथ में उसको रबी में ऋण नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि आप जो खरीफ का ऋण लेते हैं वो रबी का जो भी ऋण लेते हैं समय पर उसको चुकाना सुनिश्चित अवश्य करें ताकि आपको पुनः ऋण मिल सके। जी, तो भूमाराम जी, अल्पकालीन ऋण के बारे में बात करी कि योग्यता के बारे में बात करी, क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार से आपको ऋण चुकाने पर क्या फ़ायदा है। बात करेंगे दीर्घकालीन ऋण के बारे में। ये किन कार्यों के लिए दिया जाता है और इसकी क्या क्या योग्यता है, क्या क्या पात्रता है? दीर्घकाल के जैसे मैं आपने बताया, दीर्घकाल तो मैक्सिमम 9 वर्षों के लिए देते हैं और जो इसकी पात्रता है, ऐसा जो हमारे किसान भाई जिनके पास भूमि है, जैसे खेत में आवास ऋण योजना है जिसमें पिछली बार इसी अच्छी घोषणा की थी और हमारे किसान भाइयों ने भी फ़ायदा लिया।
हमारे किसान कल्याण ऋण योजना है, वो भी दीर्घकाल ऋण में आता है। उसके तहत जो है किसान भाई को 10 लाख तक का ऋण मिलता है, जिसमें 7.5 लाख तक का लोन उसको कृषि लोन है, मतलब टर्म लोन है, और 2.5 लाख उसकी सीसी लिमिट है। जनरली किसान आता है तो जैसे मैं भी गांव का आदमी हूँ ना, किसान की मानसिकता रहती है प्राय कि उसके जो रूटीन के एक्सपेंशन है वो चल जाए, है ना। तो रूटीन में जैसे किसी के आगे हैं वो पूरी हो सके। हाँ, जैसे किसी के भात आ गया, छूछे आ गया, कर्ज ले रखा है किसी को, किसी से गांव में किसी साहूकार से ऋण ले रखा है, तो अब वो क्या करे बेचारा उसमें, चूँकि कर्ज में तो एक बार फंस गया। तो सहकारिता के माध्यम से यदि वो फ़ायदा ले, तो जैसे मैंने KKY किसान कल्याण ऋण योजना की बात करी, है ना, तो उसमें 7.5 लाख रुपए यदि वो ऐसा ऋण तभी लेना चाहिए जब आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ में उसमें उत्पादकता बढ़ा सकें, मतलब उससे रिटर्न आप कुछ ले सकें। अन्यथा तो दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो आप यदि ऋण लेकर के और ऊंची ब्याज का यदि आप पे करते हैं तो उसमें संपन्नता नहीं आएगी। तो जैसे KKY ऋण योजना की मैंने बात की, तो 7.5 लाख का वो कोई भी आपकी जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, या कृषि से संबंधित कोई भी कार्य वो कर सकते हैं। साथ में 2.5 लाख का और उसमें आपकी लिमिट मिलती है, तो उस लिमिट में वो आपके बात है, छुट से गए दैनिक रूटीन के काम में वो यूज़ कर सकता है। तो KKY ऋण योजना है। KMY ऋण योजना है, जिसमें हमारी 6 बीघा जो है उसके पास 6 एकड़ जो ज़मीन उसके पास होनी चाहिए, और उसमें कोई भी कृषि से संबंधित वो व्यवसाय स्थापित कर सकता है। ऐसे एजुकेशन ऋण भी हैं जो दीर्घकालीन के बच्चों को जैसे पढ़ाना चाह रहे हैं, बाहर पढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर मेडिकल व्यवसाय में मेडिकल की एजुकेशन देना चाह रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग की एजुकेशन देना चाह रहे हैं। किसान भाई के पास में फंड नहीं है तो अपनी ज़मीन के माध्यम से वो एजुकेशन भी ऋण ले सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ में जैसे राज्य सरकार की अभी जो बजट घोषणा थी, इसमें हमारे पशुपालक जो पशुपालन कर रहे हैं, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, राज्य सरकार ने इसमें 5 लाख का टारगेट भी तय किया है, वो भी बहुत अच्छी योजना है। तो उससे भी किसान भाइयों को फ़ायदा लेना चाहिए। जी सर, एक योजना है जो कि सहकार समृद्धि योजना, इस योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है। मैं देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 2021 में एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। पहले कृषि और सहकारिता एक संयुक्त ही विभाग होता था। अब भारत सरकार ने ये मंथन किया है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसको योजना नहीं कही कि परिकल्पनाएं हैं, जिसमें नवाचार जिसको हम कह सकते हैं, वो केंद्र सरकार ने जैसे ही अलग विभाग बनाया, तो उसमें सोचा कि हम सहकारिता से संपन्नता या सहकारिता समृद्धि कैसे ला सकते हैं। तो पहले 54 नवाचार स्टार्ट किए थे, जिसमें 18 महत्वपूर्ण थे। अब 114 जो नवाचार स्थापित कर दिए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जिनका हम जिक्र करें तो जैसे हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं, उनको कैसे हम मजबूत करें, और मजबूत करेंगे तो हम किसानों को ज़्यादा सेवा दे पाएंगे। हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का जो है वो कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। साथ में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स एज FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन सकती हैं। हमारे किसान भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र पर जो मेडिकल जन औषधि केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे विश्व का सबसे बड़ा गोडाउन हमारे पूरे भारत में, 20% जो उत्पाद है किसान भाइयों को खराब हो जाता है, तो विश्व का सबसे बड़े गोडाउन के रूप में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोडाउन से स्थापित कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में भी इसकी घोषणा की गई है। उसके तहत हम बड़े गोडाउंस भी बना रहे हैं, जिसको हमारी समितियां स्ट्रॉन्ग होंगी उसके लिए FCI और हम CWC RSWC वो किराए पे भी ले रही हैं, और NCCF भी जो है वो किराए पे ले रही हैं। तो हमारी इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्ट्रॉन्ग होंगी। ये राज्य सरकार की, ये केंद्र सरकार की इस परिकल्पनाओं के तहत राज्य सरकार भी चूँकि कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहा है। साथ में जैसे हमारे एजुकेशन के लिए हमारे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात में भी की गई है। हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अम्ब्रेला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। साथ में हमारी ब्रांचों को और वृद्धि हो, उसके लिए हमारी कुल ब्रांचों का 10% और जो ब्रांचें और खोली जा सकती हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। साथ में डोर स्टेप्स जो हैं वो हम कैसे डोर स्टेप तक सेवाएं दे पाएँ, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंकों और प्राइवेट बैंकों की दृष्टि से अभी इतना अग्रेसिव नहीं है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। तो उसमें भी इस 54 नवाचारों के तहत जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से बहुत अच्छा स्टेप ले रही हैं। तो सहकारिता मजबूत होगा
तो हमारे किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत होगा तो सहकारिता मजबूत होगा। क्योंकि जैसे 2022 का ये लक्ष्य था कि किसान की आय जो है हम डबल कर देंगे, जी है ना। तो उसी सोच के साथ, उसी परिकल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी की थॉट के तहत जो सहकारिता को और मजबूत हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, सहकार सदस्यता अभियान के अंदर मतलब देखा जा रहा है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं। ऐसे में जानना चाहिए कि महिलाओं को किस प्रकार से फ़ायदा हो रहा है, और सदस्य बनने के लिए महिलाओं को कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए? मैम, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, क्योंकि महिलाओं के लिए हमारा राजीविका जो एक विभाग है और महिला बाल विकास विभाग है, उनकी भी हमने मदद ली है और हमने अपील भी करी है, और विभाग ने पूरा अच्छा सपोर्ट भी किया है। उसके तहत जो हमारी, चूँकि मुख्यतः देखा जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें समान कार्य करने वाले या समान विचारधारा की कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि कोई एक महिलाओं का समूह जो एक व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि अब तो ग्रामीण महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं। जी, जैसे तो कोई भी एक, जैसे मंगोड़ी पापड़ का उन्होंने छोटा सा व्यापार स्टार्ट कर दिया। अब उनको व्यापार तो स्टार्ट कर दिया, उसको चूँकि फंड सबसे महत्वपूर्ण है, फंड उनको चाहिए। तो 50-50 हज़ार का ऋण जो है वो एक समूह को देकर 2 लाख तक का ऋण उनको दे सकते हैं, और वो अपना एक तरह से किसी एक महिला को मतलब 2 लाख रुपए पूरे ग्रुप ने दे दिए, या फिर पूरे ग्रुप को दे दिए, तो 50-50 हज़ार का ऋण में वो छोटा व्यवसाय अपना प्रारंभ कर सकते हैं। तो SHG ऋण योजना के तहत SHG का ले सकते हैं। साथ में हमारे JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और एक स्कीम है, नाबार्ड भी इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रिफाइनेंस भी करता है नाबार्ड, मोटिवेट भी करता है। तो उस योजना के तहत जो है JLG ग्रुप के तहत, जैसे कुछ ज़िलों में बात करें, जैसे अजमेर में है, आपके अलवर में है JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, पशुपालन जो है वो महिलाएं करती, दूध का संकलन जो है वो महिलाएं कर रही हैं, और JLG के रूप में बहुत अच्छा वर्कआउट भी कर रही हूँ। तो दोनों योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड का भी वो फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में जैसे मेंबर यदि वो बन जाती है तो हमारी और योजनाएं हैं, जिसमें राज्य सरकार कई बार घोषणा करती है कि हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जो है वो फ़ायदा दिए जाएंगे। और दूसरा ये भी थॉट है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो आपके, जैसे किसान आता है सीधा ब्रांच में आता है, तो ब्रांच में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसान भाई जब भी ब्रांच में आएगा तो ब्रांच मैनेजर के पास में आकर के वो कोई पूछेगा कि मैंने लोन चाहिए, तो उसको ब्रांच मैनेजर नॉलेज के अभाव में कहें या फिर योजनाओं की जानकारी नहीं, वो कहता है कि कल आना, तो उसका कल बेचारेगा कभी मतलब आता ही नहीं है, और वो चक्कर काट के वापस ले जाता है। तो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से भी सरकार का थॉट है कि ऋण गाँव के अंदर ही मिले। जी, ताकि उसको कहीं बाहर न जाना पड़े, और महिलाएं अपना व्यापार को अपने घर से ही शुरू कर सकती हैं। और एक समूह के साथ में स्वयं को बढ़ावा दे सकती हैं, साथ साथ और अन्य महिलाओं को भी व्यापार दे सकती हैं और अपनी आमदनी बहुत अच्छे से अर्न कर सकती हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है वो अपने विचारों के साथ में कुछ नया आयाम करके कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहता है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि उसको एक मंच की, अगर वो सहकारिता से जुड़ कर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है तो किस प्रकार से उसको ये मंच प्रभावित करता है, सहायता देता है, और उसके लिए किस प्रकार से युवा के लिए सहायता का साथ देता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए। देखिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये तो हमारे सहकारिता का मूल मंत्र है। और युवाओं को मैं आह्वान करना चाहूँगा, आप सहकारिता से जुड़ते हैं तो आप सीधा प्रश्न पूछें कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे उदयपुर होलसेल भंडार ने एक टैक्सी योजना स्टार्ट की, सहकार टैक्सी योजना, वो युवाओं को इस एक तरह से समर्पित है एक तरह से। तो उस एक तरह नवाचार का एक उदाहरण है। तो उसके साथ जैसे हमारे सहकारिता के 7 सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में एक ओपन लोकतांत्रिक प्रणाली का भी इसमें प्रावधान दिया हुआ है। तो जिनको लगता है कि मेरा करियर जो है वो लोकतंत्र में आना है, तो वो एक तरह से प्लेटफॉर्म के रूप में वो यूज़ कर सकते हैं। गांव में यदि किसानों की सेवाएं यदि करेंगे, गरीब लोगों की यदि सेवा करते हैं, गरीब लोगों की यदि मदद करते हैं, युवा चूँकि ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, तो वो यदि, क्योंकि कई बार मैंने देखा भी, वो अपनी बात, सहकारिता की बात
ऊपर तक, या फिर कहें कि हमारे जो वहाँ पे अधिकारी हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, एमडी हैं, उनको यदि बात रखते हैं तो उनकी बात सुनने का पूरा उनको हक भी है और उनकी बात वो रख भी सकते हैं। प्राय ये देखा गया है कि हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो बेचारे तो खैर मुझे इसलिए यूज करना पड़ रहा है कि वो अशिक्षित रहे हैं काफ़ी। अशिक्षित होने के कारण कई योजनाओं की उनकी जानकारी नहीं है। साथ में जैसे सहकारिता से वो जुड़ तो गए हैं, तो हमारे जो व्यवस्थापक हैं वो भी प्राय युवा ही हैं। तो जो संचालक मंडल भी प्राय मैंने देखा है कि पूरा एजुकेटेड नहीं होता है। तो यदि एजुकेटेड लोग, युवा लोग यदि सामने आएंगे तो हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, साथ में हमारी योजनाएं जो है सहकारिता की वो कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की सीधी जो रूट लेवल पे बैठा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र पे जो बैठा हुआ है, वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाए, वो युवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो युवाओं का मैं आह्वान हम करेंगे, युवाओं का चूँकि हमने जोड़ने का लक्ष्य भी इसमें रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है जुड़ें। उनको स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना जैसे मैंने जिक्र किया उसका भी वो फ़ायदा ले सकते हैं। साथ में उनको लगता है कि कोई हम दीर्घकालिक जैसे मैंने जिक्र किया उनका भी वो फ़ायदा ले सकते हैं। बेरोज़गार क्योंकि बढ़ रही है, बेरोज़गारी को हम कैसे हम और सहकारिता से कम कर सकते हैं, तो वो भी हमारा एक थॉट है। धीरे धीरे उसकी बेरोज़गारी को भी हमें कम किया जाना है और ग्रामीण क्षेत्र को चूँकि संपन्न किया जाना है। हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी संसाधन हैं, जी बिल्कुल, पूर्ण सदुपयोग, यानी कि युवाओं को हर तरह से प्रेरित किया जा रहा है, सहायता दी जा रही है। बिल्कुल भूमाराम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को, हमारे किसान साथियों को, आपने हमारी महिला किसानों को, आपने युवाओं को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी, उनको प्रेरित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।